नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद लाभार्थी महिलाओं के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर नजर आई। महिलाओं ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि योजना से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। कार्यक्रम में कई महिलाएं धन्यवाद रेखा दीदी, धन्यवाद मोदी लिखी तख्तियां लेकर पहुंची। लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए वादे और गारंटी अब पूरी होती दिखाई दे रही है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कुल 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 1000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं 1500 रुपये प्रतिमाह आरडी के रूप में जमा होंगे। ये राशि 3 साल बाद एक मुश्त दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल महिलाएं बड़े ज़रूरी कामों के लिए कर सकेंगी। सरकार के मुताबिक योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1 सितंबर से राशि ट्रांसफर होनी शुरू होगी और इसके बाद हर महीने भुगतान किया जाएगा। अब तक 9 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 6 लाख से अधिक महिलाओं को पात्र सूची में शामिल किया जा चुका है। योजना का लाभ मिलने की उम्मीद से महिलाओं में उत्साह है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी ज़रूरतों में सहायता प्रदान करना है। कि जिस योजना के साथ मोदी जी का संकल्प जुड़ा हो और दिल्ली राज्य के लिए ये बात हमने पहले दिन ही कह दी थी कि दिल्ली की बहनों को 2500 रुपये देना हमारा संकल्प है। तो आज ये दिल्ली लक्ष्मी योजना को वास्तविक रूप में जनता तक पहुंचाने के इस दिन पर मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। 1 अगस्त को हमने इस योजना को शुरू किया। मात्र 1 महीने के अंदर 9.5 लाख के करीब जो है बहनों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस 2500 की योजना के पहली 2500 बेनिफिशरीज को हमने आज जो है वेरिफिकेशन लेटर, अप्रूवल लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 1 सितंबर को उनके खाते में जो पिछले माह का अगस्त माह का पैसा है वो आ जाएगा। और ये योजना कोई इसकी लिमिट नहीं है, कोई डेट नहीं है कि इस डेट को इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ये लगातार चलने वाली है। बहनें आराम से इसमें अपना नाम भर सकती हैं और जिस महीने में वो अप्लाई करेंगी उस पूरे महीने का उनको जो है ये 2500 रुपये जरूर मिलेगा। जैसे अगर किसी ने 24 अगस्त को भी इस योजना में अपना नाम डाला है तो उसे पूरे अगस्त माह की हम 2500 रुपये देंगे। और दिल्ली की बहनों के सम्मान की, उनकी सुरक्षा की और उनके आत्मनिर्भरता की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार पे है, हमारे पर है। और हम दिल्ली की सभी बहनों को, दिल्ली की आधी आबादी के सम्मान के इस वर्चस्व की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और उनके साथ खड़े होकर उनका सहयोग देंगे। वहीं नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार ने वरिष्ठ महिलाओं को ये विशेष सौगात दी है। योजना के तहत 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज बसों में बिना यात्रा किराए के सफर कर सकेंगी। इससे महिलाएं रक्षाबंधन पर अपने मायके और अन्य गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। सरकार के इस कदम से वरिष्ठ महिलाओं को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ साथ आर्थिक राहत भी मिलेगी। नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 96 स्थित ऑडिटोरियम में योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मंत्री सुनील शर्मा, जिलाधिकारी मेधा रूपम समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ महिलाओं को साड़ी और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। योजना को महिलाओं के सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं नोएडा के सेक्टर 78 स्थित हाइड पार्क सोसाइटी में बारिश के दौरान प्लास्टर का टुकड़ा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। सोसाइटी में घरों में काम करने वाली एक महिला के सिर पर अचानक प्लास्टर का टुकड़ा आ गिरा। हादसे में महिला के सिर से गंभीर चोट आई है और इसके बाद तत्काल इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। हादसे के बाद सोसाइटी के निवासियों में चिंताओं का माहौल है। बारिश के दौरान प्लास्टर और छज्जे गिरने की घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी में मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। उनका कहना है कि समय रहते भवन के कमजोर हिस्सों की जांच और मरम्मत नहीं होने से इस तरह के हादसों का खतरा बढ़ रहा है। अचानक प्लास्टर गिरने की घटना ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ यहां काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है। फिलहाल घायल महिला का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घटना के बाद सोसाइटी की मेंटेनेंस व्यवस्था और भवन की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारों से जवाबदेही की मांग उठने लगी है।
वहीं नोएडा में परिवार के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि प्रधान खारी की पत्नी बबीता खारी ने नोएडा मीडिया क्लब में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कुछ दबंग लोगों पर सांठगांठ कर उनके परिवार को परेशान करने और धमकाने का आरोप भी लगाया। बबीता खारी का दावा है कि गेझा बंगेल स्थित मार्केट पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ मिलीभगत कर दुकानदारों को धमकाया जा रहा है और उनके परिवार को भी लगातार परेशान किया जा रहा है। बबीता खारी ने दावा किया कि फेज 2 थाने में उनके पति और बच्चों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। बबीता खारी के अनुसार मार्केट से जुड़ा मामला जिला न्यायालय से विचाराधीन है और 21 अगस्त 2023 को उनके पक्ष में स्टे आदेश भी जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरना देने के लिए मजबूर होंगे। हालांकि बबीता खारी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर दूसरे पक्ष और पुलिस की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रधान जी के परिवार पर पुलिस की सांठगांठ करके एक भूमाफिया शिवराम शर्मा है, उसके द्वारा उनके बच्चों पर और उन पर 307 का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और उनके घर पर जबरन कब्जा करने की फ्राक में भूमाफिया घूम रहा है। उसको लेकर हम लोगों ने आज पीसी किया। अभी तक हम पुलिस के पास गए, हमने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस के पास पिछले 3 दिन से लगातार परिवार के लोग जा रहे हैं, अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इस परिवार के लिए कोई राहत या कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। आपके द्वारा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो क्या आरोप? नहीं, पुलिस पर गंभीर आरोप यही है कि दो पक्षों में सिविल मैटर में अगर कोई सिविल मैटर चल रहा है, माननीय न्यायालय में उसका यथास्थिति आदेश है और उस आदेश के होने के बावजूद अगर पुलिस इंटरफेरेंस कर रही है, पुलिस का हस्तक्षेप हो रहा है, तो इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती है। में लड़ाई होती है तो दोनों को पकड़ते हैं, रिपोर्ट तो बाद में होती है, तो उन्होंने हमारों को ही क्यों पकड़ा, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? और जो मेरे हमने 72 घंटे का एस्टिमेट दिया है पुलिस को। पुलिस हमारी तरफ से शिकायत ले और शिकायत को दर्ज करे। अगर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है फिर हम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे और जो हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर भी जाते हैं, हम एक यात्रा के माध्यम से भी अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। वहीं सरकारी स्कूल की कथित बदहाल व्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान के खिलाफ गाजियाबाद के भोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कार्रवाई को लेकर आप नेताओं ने सरकार और शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि चौहान ने एक सरकारी स्कूल का वीडियो बनाकर वहां की कथित अव्यवस्थाओं को सोशल मीडिया पर साझा किया था। वीडियो में स्कूल भवन की खराब स्थिति, परिसर में शराब की बोतल मिलने और शिक्षकों व विद्यार्थियों के कथित गैर मौजूदगी जैसे मुद्दे उठाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की। आप सांसद संजय सिंह ने मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि स्कूल की खामियों को सामने लाने पर कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने FIR में लगाए गए स्टाफ से अभद्रता के आरोपों पर भी सवाल खड़े किए। वहीं सीएम चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी कर्मचारी को बदनाम करना नहीं बल्कि सरकारी स्कूल की वास्तविक स्थिति सामने लाना था। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और स्कूल की व्यवस्थाओं की सच्चाई सार्वजनिक करने की मांग की है। घटना के बाद स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश और वीडियो बनाने को लेकर भी बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कथित गड़बड़ियों को उजागर करने वाले कई यूट्यूबर्स पर FIR दर्ज की गई है। इसी संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान। उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं आप जो यूट्यूबर्स हैं जो उजागर कर रहे हैं, कथित वीडियो जो उजागर करने पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, क्या कहना है आपका? आपके चैनल से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ये मुकदमेबाजी गलत है, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे समाज के कोई भी जनप्रतिनिधि हो या स्कूल के पेरेंट्स हो, वो अपने स्कूल के बच्चों के भविष्य के बारे में जहाँ स्कूल पढ़ते हैं तो देखने का अधिकार है। अगर या तो खामी है, आप दिखाना नहीं चाह रहे कि ये उजागर हो जाएगी, तो ये प्रदेश सरकार की विफलता सिद्ध होगी। और विफलता तो आपने सामने कल देखा होगा कि कल 604 करोड़ का एक बजट पास कराया योगी सरकार ने, कि उन्होंने बोला कि जो उत्तर प्रदेश की बदहाल स्कूल है उनको सही करेंगे। तो एक तरफ तो ये भी मान रहे ना स्कूल की हालत खराब है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने स्कूल मर्ज कर दिए हैं। तो मर्ज कर दिए हैं, तो एक योगी जी ने बोला था कि उसमें विधानसभा में कि कोई स्कूल ना तो मर्ज हुआ है ना हमने बंद करा है। एक बार अब कई जगह हमने देखा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथी पे FIR हुई, और मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एक FIR मेरे खिलाफ भी हुई है,
और उसमें दिखाया गया कि एक स्कूल मर्ज हो चुका है, उसको दिखाने का मैंने काम करा। अगर आपने कोई वीडियो उस पर लगा रखा है कि बोर्ड लगा रखा है कि ये स्कूल मर्ज हो चुका है या शिफ्ट हो चुका है, तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है। दूसरी तरफ जब आपका स्कूल मर्ज हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी बदसलूकी करी है, जब स्कूल ही नहीं है आपका तो वहां स्टाफ क्या कर रहा है। तो इनकी जो एफआईआर है उसमें ही धोखाधड़ी दिखाई देता है। तो ये एफआईआर की बजाय स्कूल सुधारने पर ध्यान दें। बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों की भविष्य हमारा उज्जवल होगा जब भी हमारा देश नंबर 1 होगा। अगर पढ़ेगा इंडिया तो जब भी नंबर 1 बनेगा इंडिया। तो इन पे ध्यान इन्हें देना चाहिए। इन्हें ध्यान देना चाहिए कि जो महंगाई है, महंगाई पे कंट्रोल करें, स्कूल अस्पताल की व्यवस्था सुधारें। जैन जी का अपना आंदोलन दिल्ली में देखा, जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। और अब जैन अल्फा भी आ चुके हैं, जो स्कूलों की अब आप देख रहे हैं वीडियो वाली जैन अल्फा है। तो उसमें जो भी राजनेता हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, संजय सिंह उनकी आवाज उठाते रहते हैं, जो प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद जी हैं। और उत्तर प्रदेश के हमारे धौलाना विधानसभा से मनीष सिसोदिया जी हैं, जो दिल्ली और पंजाब में शिक्षा क्रांति के जनक कहे जाते हैं। जहां एक तरफ हमारा पंजाब और दिल्ली रैंकिंग में नंबर 1 आज पंजाब है 4.5 साल में, और उधर हमारे केजरीवाल जी ने एक गुजरात का मॉडल है। तो उन्होंने कल एक आदेश करा है कि 1000 स्कूल गुजरात के और 1000 स्कूल पंजाब के, 4.5 साल वर्सेस 30 साल। तो एक बार इससे बात हो जाए। हम तो नहीं चाह रहे कि हमारे स्कूलों में कोई ना जाए। जब चाहे अगर किसी को नहीं लगता हो कि कैसे पहुंचे, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी उसे आम आदमी पार्टी के स्कूल दिखाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूबर के एक आदेश जारी कर दे, बीएसए ने आदेश कर दिया कोई यूट्यूबर नहीं बनाएगा, स्कूल में अंदर नहीं जाएगा, अंदर की जो बदहाली से नहीं दिखाएगा, यानी कि उसको ढक के रख दो, बदहाली ना दिखाया जाए। इन्हें जल्द से जल्द बदहाली सुधारी जाए। जो 604 करोड़ रुपए आए हैं उन्हें 1 महीने में लगाकर स्कूलों की हालत सही करी जाए, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन, पीने के पानी की सुविधा हो और तमाम चीज मिल जाए। सरकार तो साफ तौर पर कह रही है ना कि जो शिक्षा है उस पर वो काम कर रही है, बच्चों के भविष्य को देखा जा रहा है सरकार में। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने ये व्यवस्थाएं नहीं की जो अब भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है। नहीं, अगर शिक्षा में काम करते तो कम से कम ये बात क्यों होती। शिक्षा में काम करते तो आप नीति आयोग की उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट कोई भी देख सकता है कि नीति आयोग की उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट क्या कहती है। 30वें नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो एक तरफ जहाँ 30वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां हम रहते हैं, जहां मनीष सिसोदिया जी यहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, जो सड़क से संसद तक आवाज उठाते हैं। तो हमारा भी यहाँ भी कर्तव्य है कि ये भी स्कूल की व्यवस्था सुधरे। हम पार्टी हमारी सत्ता में तो है नहीं, लेकिन आवाज उठा सकते हैं, इस सत्ता को बता सकते हैं कि आपका स्कूल नहीं पता, योगी जी बहुत बड़ा राज्य नहीं देख पाएंगे, तो हम जैसे बता दें कि ये स्कूल खराब है, इन्हें ठीक कर लिया जाए। हमारा उद्देश्य गलत भावना नहीं है, हमारा उद्देश्य स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, बच्चों को अच्छी सुविधा मिले। आप पर जैसे एफआईआर की गई है, तो आप किस तरह से इसका विरोध करते हैं? विरोध के हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बताया कि इनकी एफआईआर उन पर होना चाहिए जो इसमें लिप्त हैं, जिनकी वजह से स्कूल, अस्पताल, स्कूल वगैरह खराब हैं, जिसमें बैठने की, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट ठीक नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं, ऊपर से छत टूट रही है, एक तरफ दीवार ही नहीं है। वो सुविधा होना चाहिए, ना कि एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज उन पर हो जो इसमें लिप्त हैं, जो अधिकारी इनको नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं, ना कि जो उठा रहा है, जिनकी आवाज उठा रहा है उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें महंगाई की, तो पहले पेट्रोल, डीजल और फिर गैस की बात करें, सिलेंडर के भी कहीं ना कहीं दाम बढ़े और लाइनों में भी लोग लगे, कहीं ना कहीं एक तरह से किल्लत भी देखने को मिली। और वहीं अब चीनी की बात करें तो चीनी पर भी दाम बढ़ गए हैं। किस तरह से? 2014 से ये केंद्र में बीजेपी सरकार आई। मोदी जी ने कहा था हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब लगा लो 12 दूनी 24, 12 साल से ऊपर हो गई, तो 24,000 नौकरियां कहाँ गई। इन्होंने लाखों नौकरियां छीनने का काम करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो महिलाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, इन सब की बात नहीं करती है, इन सब में वो विफल है। और वहीं उन्होंने कहा है कि जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स जो कथित तौर से जो वीडियो वायरल हुई हैं स्कूलों की, सरकारी स्कूलों के, उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो गलत हैं। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। वहीं मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के फुलद गांव में स्थित मदरसा दारुल उलूम रहीमिया पर पिछले 4 दिनों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और प्रशासन की जांच में मदरसे की इमारत सरकारी जमीन पर बने होने की बात सामने आने के बाद इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि करीब 1300 गज सरकारी जमीन पर मदरसे की बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। प्रशासनिक जांच के दौरान जमीन के सरकारी होने की पुष्टि होने के बाद मामले में कार्रवाई का निर्णय लिया गया। इसके बाद तहसीलदार के आदेश पर मदरसे को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पिछले 4 दिनों से बुलडोजर लगातार मदरसे की इमारत को हटाने में जुटा हुआ है।
कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक स्तर पर निगरानी भी की जा रही है। सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। मदरसा दारुल उलूम रहीमिया फुलत गांव में स्थित है और ये इलाका रतनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रशासन की जांच के आधार पर शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अधिकारियों के आदेश के बाद अब मदरसे की इमारत को पूरी तरह हटाने की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी से ब्लैकमेलिंग और सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त को किशोरी के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की और 21 अगस्त की शाम उसे बरामद कर लिया। इसके बाद पूछताछ में किशोरी ने पुलिस को घटना से जुड़ी जानकारी दी। किशोरी के आरोप के मुताबिक वो बुखार की दवा लेने मिमलाना रोड स्थित अल्फा क्लिनिक गई थी। आरोप है कि वहां क्लिनिक संचालक डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल किया गया। पुलिस के मुताबिक नाजिम नाम के आरोपी ने किशोरी को फ़ोन कर बुलाया और अपने साथियों के साथ कार से हरिद्वार मेरठ हाईवे स्थित एक होटल ले गया। आरोप है कि इसके बाद किशोरी को सम्राट इंटर कॉलेज में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दिनांक 18/8/26 को एक लड़की जो है नाबालिग लगभग 17 से 18 साल के बीच की है, वो अपने घर से चली गई थी और इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज हुआ था जनपद मुजफ्फरनगर में। इसमें तत्काल टीमें बनाई गई थी, लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा इसमें जो मुलजिमों के नाम आए थे तथा जो भी गंभीर घटना हुई थी, इस परिदृश्य में तत्काल प्रभाव से इसमें मेरे द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसके आधार पर लड़की बरामदगी के बाद गंभीरतम धाराओं की वृद्धि कर दी गई है, जिसमें 64(1) जो बलात्कार की घटना होती है, 70(1) जो कि सामूहिक बलात्कार की घटना होती है उस पर होता है, उसकी भी वृद्धि कर दी गई है। साथ ही साथ SC/ST की जो धारा होती है उसकी भी वृद्धि कर दी गई है। जो बदमाश प्रकाश में आए थे उनमें नाजिम, जो कि पुलिस भीड़ में जो कि पुलिस जब उसका पीछा कर रही थी तो पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने भी काउंटर फायर किया, जिसमें वो उसके पैर में गोली लगती है, वो घायल होता है, उसे चिकित्सा भी कराई जाती है। और इसी के साथ साथ जो आदिल नाम की डॉक्टर का जिसका नाम आया था प्रकाश में, उसको भी नियमानुसार इन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, गंभीरता धाराओं में। पॉक्सो एक्ट का भी इसमें वृद्धि कर दी गई है, जो कठोरतम धारा होती है। साथ ही साथ जो उसका अल्फा क्लिनिक करके है उसको बंद करा दिया गया है, उसको सील करने की प्रोसीजर चल रहा है और इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई है उसमें सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ ये बता दूंगा इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ जो भी इसमें अभियुक्त प्रकाश में आएंगे, लड़की का बयान, मेडिकल वगैरह कार्रवाई प्रचलित है और लड़की का बयान कोर्ट में हो गया है और जो भी इसमें कठोरतम कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जाएगी और निश्चित तौर से इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसमें सजा भी सुनिश्चित की जाए। दिनांक 18 वहीं बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के बहलीमपुरा गांव से पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी ने तौलिए से गला दबाकर अपने पति की हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि पति पत्नी के कथित अवैध संबंधों का विरोध करता था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पति की मौत से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में पति पत्नी के साथ उनकी 8 साल की बेटी भी मौजूद थी। रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले पत्नी कथित तौर पर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। पति के गले पर निशान देखकर रिश्तेदारों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रीति को गिरफ्तार कर लिया और मृतक की मां अंगूरी देवी ने अपनी बहू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पत्नी कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ फरार होने की तैयारी में थी और इसके लिए परिवार की संपत्ति बेचने का प्रयास कर रही थी। परिजनों के मुताबिक कुछ महीने पहले 35 लाख रुपए में एक प्लॉट बेचने की बात भी सामने आई थी। परिवार में 3 बीघा जमीन, मकान और एक अन्य प्लॉट को लेकर संपत्ति विवाद भी बताया जा रहा है। इकलौते बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग मां अंगूरी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है। दिनांक 25 तारीख को डायल 112 के माध्यम से हमें हत्या के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इमीडिएटली वहां के लोकल पुलिस द्वारा एवं मेरे द्वारा वहां का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं FSL टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई।
शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला था कि महिला ने खुद कबूला कि मैंने अपने पति की हत्या की क्योंकि वो आए दिन दारू पी के उसके साथ मारपीट करता था। इस महिला का नाम है प्रीति। इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं माननीय न्यायालय ने इसे जिला कारागार में भेजा है आज। कि वो ना यहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। हम तो दिल्ली से आए हैं, हमें वहाँ खबर गई कि तुम्हारे मामा का देहांत हो गया है, तो हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे वो नॉर्मली डेथ नहीं लग रही थी क्योंकि उनके ना गले पे निशान वगैरह थे, जिसकी मैंने फ़ोटो वगैरह ली। तो हमें शंका हुई तो हमने पोस्टमार्टम कराने की अप्लाई करी, तो यहाँ पे गांव वाले लोग मान नहीं रहे थे, तो हमने फिर ज़बरदस्ती करी। सारे रिश्तेदार जो हमारे थे, घर वाले बड़े वगैरह, मेरे पापा वगैरह, सबने मिलके एक डिसीजन लिया उसका पोस्टमार्टम का। दिनांक 25 तारीख को डायल 112 के माध्यम से हमें वहीं नोएडा के चर्चित 13 वर्षीय आयुष शुक्ला हत्याकांड में करीब 30 घंटे से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरने पर बैठी मां योगमाया आखिरकार बेटे के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गई। स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने देर शाम पीड़ित मां से करीब 2 घंटे तक बातचीत की। सांसद ने परिवार को हरसंभव आर्थिक मदद और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। आश्वासन के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सेक्टर 94 स्थित शमशान घाट पर आयुष का अंतिम संस्कार कराया गया। 13 साल के इकलौते बेटे की हत्या से टूट चुकी मां योगमाया की मांग थी कि जब तक हत्यारों का एनकाउंटर नहीं किया जाता वो बेटे का शव नहीं लेंगी। सुबह से भाजपा जिला अध्यक्ष महेश चौहान, DDRWA अध्यक्ष NP सिंह और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। हालातों को देखते हुए सांसद डॉक्टर महेश शर्मा मौके पर पहुंचे और मां से करीब 2 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद उन्होंने बेटे के लिए न्याय और परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद मां अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुई। बताया गया कि 21 अगस्त की रात सेक्टर 54 के जंगल से आयुष का शव बरामद हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसके ही 3 नाबालिग दोस्तों ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसे बुलाया था। पार्क में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। एडिशनल DCP के मुताबिक तीनों आरोपी नाबालिग हैं और मृतक के परिचित थे। पुलिस ने तीनों को अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। वहीं शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार शाम हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। वारदात सदर कोतवाली से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि अंकित जिम से वर्कआउट करने के बाद अपने साथी के साथ स्कॉर्पियो कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल अंकित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू करने के साथ आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। अंकित बालियान मूल रूप से शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के बंती खेड़ा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उन्होंने हरियाणवी संगीत और अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। उनके चर्चित गाने भारी कोट में गोली मारेंगे मेरी जान के चलते उन्हें खास पहचान मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग बताई जाती है। बताया जा रहा है कि अंकित आगामी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे और क्षेत्र में सक्रिय थे। घटना से आक्रोशित परिजनों और समर्थकों ने शव को वर्मा मार्केट के सामने रखकर पानीपत खटीमा हाईवे जाम कर दिया। परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, एनकाउंटर और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर CO सिटी समेत भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। एक शाम को 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक अंकित बालियान जी हैं जो बंतीखेड़ा के मूल निवासी हैं। वो कोतवाली शहर में एक नलापट्टी पे एक जिम है, वहाँ पे रोज जिम करने आते थे कभी कभी, और जैसे जिम से निकले जा रहे थे उसे गोली मार दी गई उनकी, तो अस्पताल ले जाएगा जहाँ उनकी मौत हो गई। जानकारी हुई कि 4 लड़के थे, 2 बाइकों पे लोग आए थे बिना हेलमेट के और वो भागने में सफल हो गए। हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम, हमारे SHO कोतवाली, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें। बहुत जल्दी घटना को रिकॉर्ड करेंगे, गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। सर, जिस तरीके से हत्या हुई, गोलियों से उनकी हत्या, कितने राउंड गोलियां चली होगी, कुछ आइडिया है? अभी तो वहाँ 2-3 खोखे मिले थे हम लोगों को, जो हमारी वहाँ पे फॉरेंसिक टीम हो निकाल। वहीं मुजफ्फरनगर में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मामला इंडियन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जहां महिला की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में पहुंचकर विरोध जताया। किसान संगठनों ने भी मौके पर पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज के लिए लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। महिला की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण और परिजनों की भीड़ अस्पताल पहुंच गई। लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच की मांग की। कल लगभग दोपहर 2 बजे एक महिला मुस्कान पुत्री इकराम अपने डिलीवरी के ऑपरेशन के लिए इंडियन हॉस्पिटल रुड़की रोड पर आई थी और इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। इसी संबंध में कुछ लोग पीड़िता की तरफ से कुछ उनके परिजन
अस्पताल पे बैठे हैं और वो उनकी डिमांड है कि इस पे कार्रवाई हो और पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थिति पे शांति है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।